नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद सोने, आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ये जो क्लास है वो बीए बीएड फोर्थ ईयर की है। बीए बीएड फोर्थ ईयर। और कल हमने जो पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक, उनके बारे में ये दूसरी क्लास है। तो ये क्लास हो गई दूसरी। क्लियर? अपना टॉपिक वही बाल गंगाधर तिलक। तिलक। कल हमने बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय, उनके राजनीतिक विचार और उनके जो भारतीय राजनीति में उनकी जो भूमिका थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। किन किन के बारे में पढ़ेंगे? स्वदेशी, आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, नेक्स्ट निष्क्रिय प्रतिरोध, और राष्ट्रीय शिक्षा। बच्चों, चूंकि बाल गंगाधर तिलक के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्वदेशी आंदोलन भी है, बहिष्कार भी है, निष्क्रिय प्रतिरोध भी है और राष्ट्रीय शिक्षा चूंकि आपके सिलेबस में है, तो राष्ट्रीय शिक्षा पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और स्वदेशी आंदोलन पर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं तिलक के बारे में। राजनीतिक विचारधारा और लक्ष्य की दृष्टि से तो तिलक उदारवादियों से भिन्न थे ही। उदारवादियों से उनका अधिक महत्वपूर्ण अंतर साधनों के प्रसंग पर था। यानी तिलक और जो गरम दल के थे और नरम दल के, उन दोनों के मध्य राजनीतिक विचारधाराओं की दृष्टि से अलग अलग मतभेद था। नेविल्सन ने तिलक को यह कहते हुए उद्धृत किया कि आपने उद्देश्य के कारण नहीं वरन उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली। यानी उनके जो लक्ष्य प्राप्त करने के जो साधन थे, स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, ये इनकी वजह से उनको उग्रवादियों की उपाधि मिली। वहीं जो नरमपंथी थे वो प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और कुछ संगठन बनाकर उनके पास कुछ प्रतिनिधि भेजकर, यह उनकी कार्यनीति थी। तो वही इनकी स्वदेशी, बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध की इनकी नीति थी। इसी वजह से इनको यह उग्रवादियों की उपाधि मिली है। नेक्स्ट, तिलक के लिए स्वराज्य तिलक का एकमात्र लक्ष्य था। स्वराज्य यानी खुद का राज्य, यानी जो भी बोलते हैं ना, देश में अगर कोई समस्या है उसका समाधान अपने हाथों में हो। तिलक साधनों की संवैधानिकता या नैतिकता की उपेक्षा उनकी प्रभावशीलता को अधिक महत्वपूर्ण देते थे। तिलक जी संवैधानिकता या नैतिकता की अपेक्षा वो साधन उपयोग में लेते थे जो ज़्यादा प्रभावशाली हो। क्लियर? यानी ज़्यादा प्रभावशाली साधन ही उपयोग में लेते थे, जिसमें स्वदेशी, बहिष्कार की बात थी। तिलक के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रभावपूर्ण साधन स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध ही है। अगला हम पढ़ेंगे स्वदेशी, बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार तिलक के चिंतन के अनुसार और तिलक द्वारा अपनाए गए दो सबसे महत्वपूर्ण साधन थे। यानी ये तिलक द्वारा जो अपनाए गए थे ये दो महत्वपूर्ण साधन थे।
तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिखा है, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है और जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। यानी स्वराज्य हमारा देश एक वृक्ष है, स्वराज्य उसका तना है और स्वदेशी और बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। उदारवादी स्वदेशी को देश के आर्थिक विकास के साधन के रूप में अपनाने की बात सोचते थे और सोचते थे कि स्वदेशी उचित किंतु बहिष्कार को अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। यानी इनके अपोजिट जो देश के विकास की बात सोचते थे, उदारवादी वो सोचते थे ये बहिष्कार और इनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन तिलक अन्य उग्रवादियों ने इसे एक आर्थिक आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक शस्त्र के रूप में अपनाया था। इन्होंने उल्टा इन्हें स्वदेशी और बहिष्कार को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में अपनाया था। तिलक का विचार था, जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो उसको आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। यानी आप स्वदेशी को अपनाएंगे तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। तिलक के लिए बहिष्कार स्वदेशी के विचार का पूरक था। यानी बहिष्कार और स्वदेशी एक दूसरे के पूरक थे। यानी स्वदेशी अपनाओगे तो बहिष्कार आपको विदेशी वस्तुओं का करना ही होगा, यह उसका पूरक था। यह स्वदेशी का आंदोलनात्मक पक्ष तथा उसके साथ जुड़ी हुई स्वाभाविक स्थिति थी। तिलक वास्तव में बहिष्कार को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों के रोष की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम मानते थे। यानी बाल गंगाधर तिलक जी स्वदेशी और बहिष्कार को भारतीयों में जो रोष व्याप्त था वो रोष जाहिर करने का एक साधन मानते थे, माध्यम मानते थे। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार का केवल नारा ही नहीं दिया, वरन स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी का बहिष्कार का संदेश पश्चिमी भारत के प्रत्येक कस्बे और प्रत्येक गांव तक पहुंचाने इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया। यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वदेशी और बहिष्कार का नारा ही नहीं दिया, वरन उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए एक आंदोलन बनाकर एक जन आंदोलन के रूप में परिणित किया। यानी स्वदेशी और बहिष्कार का एक नारा नहीं था, उन्होंने यह बात जन जन तक पहुंचाई और इसे एक जन आंदोलन बना दिया। क्लियर? तिलक स्वयं अपने हाथ से काटे हुए सूत से अपने ही घर में स्वदेशी करघे से बने हुए वस्त्र का उपयोग करते थे। यानी उन्होंने नारा ही नहीं किया, वरन अपने जीवन में उन चीज़ों को लागू भी किया था। यानी वह जो कपड़े पहनते थे वह देश से निर्मित कच्चे माल को बनाकर फिर अपने देश में स्वदेशी करघे से उन्हें काट कर और उन्हीं से बने हुए कपड़े पहनते थे। यानी नारा ही नहीं दिया, अपने जीवन में उस चीज को उतारा भी था। वे उन्हीं मोटे वस्त्रों को पहने अदालत तक ले जाने लगे और कहा जाता था कि साम्राज्ञी विक्टोरिया के दरबार में भी उन्हीं वस्त्रों में गए थे। यानी वही वस्त्र पहनकर वह अदालत तक भी जाते थे और उन्हें ब्रिटिश महारानी से मिलने के लिए जब वह गए थे ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया, तो भी वह वही वस्त्र पहनकर गए थे। तिलक स्वयं मानते थे मनसा वाचा कर्मणा स्वदेशी थे। यानी तिलक स्वयं के जीवन में मनसा मन से, वाचा यानी वचन से और कर्मणा यानी कर्म से वह पूर्ण रूप से स्वदेशी थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं प्रचारणी सभा के मुख्यांग के रूप में सहायक भंडार खोले। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के लिए प्रचार किया, सभाएं की और सहकारी भंडार खोले। यानी आप खुद भी स्वदेशी अपनाते थे और दूसरों को भी आह्वान उन्होंने किया। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को आत्मविश्वास, आत्म सहायता और आत्मसम्मान का आंदोलन कहा। यानी यह तिलक ने स्वदेशी जो आंदोलन की बात कही थी, यह आत्मविश्वास था, आत्म सहायता था और आत्मसम्मान आंदोलन के बराबर था, के समान था। उन्होंने गणपति उत्सव को विशाल आधार पर मनाते हुए इस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख माध्यम बनाया। यानी तिलक जी ने जो स्वदेशी और गणपति उत्सव बनाया था उसमें भी स्वदेशी आंदोलन की बात का प्रचार किया था और उसको प्रमुख अपना माध्यम बनाया था। 8 जनवरी 1907 के केसरी में लिखा था, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी में लिखा, विदेशी वस्तु इस देश में नहीं आनी चाहिए, केवल वही वस्तुएं जो यहाँ उत्पन्न की जाती है
और निर्मित होती है खरीदे और इस्तेमाल की जानी चाहिए। हमें केवल वही कपड़ा प्रयोग करना चाहिए जो यहाँ बनाया गया है, चाहे वह कितना ही मोटा क्यों ना हो। यानी उन्होंने अपने लेख जो अखबारों में लिखे, अपने अखबार में लिखे, उसमें यही कहा गया है कि वस्तुएं विदेशी भारत में नहीं आनी चाहिए, भारत के नागरिकों को यहाँ से निर्मित वस्तुओं ही का ही उपयोग करना चाहिए, यहाँ के बने वस्त्रों को ही पहनना चाहिए, वह भले चाहे कितना ही मोटा क्यों ना हो। क्लियर। अगला, तिलक ने का विचार था कि शासन की नीति इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने की होनी चाहिए। यानी ब्रिटिश शासन की जो नीति है वह इस देश में जो उद्योग लगे हैं उनको संरक्षण देना चाहिए, लेकिन शासन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाकर इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने के बजाय उन्हें कठिन प्रतियोगिता की स्थिति में डालकर पतन की ओर धकेला। यानी ब्रिटिश सरकार ने जो देसी उद्योग हैं, भारत के जो उद्योग हैं, उनको संरक्षण नहीं दिया बल्कि मुक्त व्यापार नीति अपनाई, जिससे क्या है भारतीय जो उद्योग है उनके सामने प्रतियोगी खड़े कर दिए। लेकिन यदि हम प्रत्येक स्थिति में स्वदेशी का उपयोग और विदेशी माल की बहिष्कार की नीति अपना लेते हैं तो देश के उद्योगों को संरक्षण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, उनका विकास संभव होगा। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी और बहिष्कार की नीति अपनानी चाहिए, चाहे वह कितनी महंगी क्यों ना हो, जिससे इस देश के जो उद्योग धंधे हैं उनको संरक्षण मिल जाएगा। क्लियर। आगे, लेकिन तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार को आर्थिक विकास के साधन के रूप में नहीं वरन राजनीतिक आंदोलन के रूप में और बहुत अधिक व्यापक अर्थों में ग्रहण किया था। यानी यह एक आंदोलन नहीं था, यह एक राजनीतिक माध्यम था, इसलिए उन्होंने इन बातों को ग्रहण किया और लागू करवाने की बात की। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का अर्थ भी लिया है कि स्नेह विदेशी विचारों को भी भारतीय जनमानस से लुप्त कर दिया जाए। तिलक ने भारतीयों के मन और मस्तिष्क में स्वदेशी बना देना और इस प्रकार उन्हें स्वाधीनता की भावना भर देने का अथक प्रयास किया। यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वदेशी आंदोलन का अर्थ क्या लिया कि भारत में जो विदेशी शासन है, जनमानस में जो विदेशियों का प्रचार है, उनके विचार है, उनको धीरे धीरे लुप्त कर दिया जाए और उनके मस्तिष्क में स्वदेशी बात लागू कर दी जाए। इस प्रकार स्वाधीनता की भावना से भर देने का अथक प्रयास बाल गंगाधर जी तिलक ने किया था। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के राजनीतिक उद्देश्य और स्वरूप को छिपाने की कोई चेष्टा नहीं की। यानी उन्होंने जो बात कही है वो स्पष्ट रूप से कही है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी माल का बहिष्कार करो। उनका मूल मंत्र उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर भारी दबाव डालकर उन्हें अपनी मांगे मानने के लिए विवश किया जाए। यानी उन ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाकर भारतीयों की जो मांगे हैं वो मानने के लिए विवश किया जाए ब्रिटिश सरकार को। सर्वप्रथम तो इससे स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे, ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांग मानने के लिए विवश होगी। उनका दृढ़ मत था कि यदि बहिष्कार को एक व्यापक आंदोलन के रूप में अपना लिया जाए तो ब्रिटिश सरकार सत्ता से भारत की मुक्ति के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होगी। यानी उनका मानना था कि बहिष्कार स्वदेशी को अगर अपना लिया जाए तो ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए हमें अस्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा, हमारे पास शस्त्र नहीं है किंतु उनकी आवश्यकता ही नहीं है। यानी हमारे पास हथियार नहीं है और ना ही उनकी आवश्यकता है। हमारे पास बहिष्कार के रूप में एक प्रभावशाली अस्त्र है। यानी बहिष्कार एक प्रभावशाली अस्त्र है किंतु उनकी बहिष्कार आंदोलन की शक्ति को स्वीकार करते हुए कलकत्ता के एंग्लो इंडियन समाचार पत्र द इंग्लिशमैन में लिखा गया था, यह बिल्कुल सत्य है। इंग्लिशमैन में लिखा गया था, यह बिल्कुल सत्य है कि कलकत्ता के गोदामों में कपड़ा इतना भरा हुआ है कि वह बेचा नहीं जा सकता। कई बड़ी सी बड़ी यूरोपियन निर्यात दुकानों को या तो बंद करना पड़ा या उनका व्यापार बहुत मंद गति पर आ गया।
बहिष्कार के रूप में राज के शत्रुओं ने देश में ब्रिटिश हितों पर कुठाराघात करने का अत्यंत प्रभावशाली अस्त्र पा लिया था। यानी ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा या ब्रिटिश आदमी द्वारा एक जो पत्र निकाला गया था इंग्लिश में, उसमें भी इस बात की गई कि बहिष्कार से जो कलकत्ता में बड़े बड़े गोदाम थे कपड़ों के, वो बंद हो गए थे, कपड़ा पड़ा था, और कहीं अगर व्यापार हो रहा था तो वो मंद गति से चल रहा था। भारतीयों ने एक बहिष्कार के माध्यम से एक ऐसा शस्त्र पा लिया था जिससे वह ब्रिटिश हुकूमत को आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रहे थे। बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र। तिलक के बहिष्कार का आशय केवल स्वदेशी माल का बहिष्कार नहीं था, निष्क्रिय प्रतिरोध भी था। ये निष्क्रिय प्रतिरोध। तिलक के बहिष्कार का आशय केवल विदेशी माल का बहिष्कार नहीं था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था। वे तो इसे ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में अपनाना चाहते थे, यानी ब्रिटिश सरकार के बहिष्कार के रूप में अपनाना चाहते थे, जिसमें शासन की नौकरियों, उपाधियों, सार्वजनिक समारोह, अदालतों का बहिष्कार, लगान और अन्य कर न अदा करने की बात भी सम्मिलित थी। यानी क्या क्या बातें सम्मिलित थी? नौकरी, नौकरी, उपाधि, सार्वजनिक समारोह, अंग्रेजी अदालतों का बहिष्कार करना, लगान न देना, कर न देना आदि मांगे इसमें सम्मिलित थी। यानी यह बहिष्कार का रूप था, निष्क्रिय प्रतिरोध के जैसे। यह तो ऐसी स्थिति थी जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध नाम देना उचित होगा। यही बात हो गई निष्क्रिय प्रतिरोध, यानी कोई भी भारतीय नागरिक न तो ब्रिटिश सरकार की नौकरी करेगा, न उपाधियां ग्रहण करेगा, न सार्वजनिक समारोह आयोजित करेंगे तो उसमें जाएंगे, और अदालतें हैं तो उनका भी बहिष्कार करेंगे। यह निष्क्रिय प्रतिरोध तिलक ने अपनाने की बात कही थी। यानी कोई भी भारतीय अब ब्रिटिश सरकार के साथ काम नहीं करेगा। यही बहिष्कार का एक अन्य रूप था जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध कहा गया है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की रूपरेखा थी लगभग वैसी ही आंदोलन जैसा महात्मा गांधी ने 1920 और 21 के वर्षों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। यानी महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था 1920-21 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन की शक्ति की व्याख्या वैसी ही थी। तिलक ने व्याख्या करते हुए पुणे के एक भाषण में तिलक ने कहा था कि तुम्हें जानना चाहिए कि तुम उस शक्ति का एक वरन तत्व हो जिससे भारत का प्रशासन चलाया जाता है। ब्रिटिश शासन रूपी यह शक्तिशाली यंत्र तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता। यानी तिलक जी ये कह रहे हैं कि तुम्हें जानना चाहिए कि वरन तुम जो ये ब्रिटिश सत्ता है इसका एकमात्र एक हिस्सा हो, और आपके बिना यह ब्रिटिश सत्ता का संचालन नहीं हो सकता। यानी ब्रिटिश सरकार में जो भारतीय नौकरी करते थे उनको ये कहा गया कि आपके बिना ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं चल सकता, इसके लिए आप उनका बहिष्कार करें। निष्क्रिय प्रतिरोध का यह एक रूप था। अपनी इस दलित और उपेक्षित व्यवस्था में भी तुम्हें अपनी शक्ति की चेतना होनी चाहिए कि यदि तुम चाहो तो प्रशासन को असंभव बना दो। यानी तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए और तुम चाहो तो प्रशासन को चलाने को असंभव बना दो। तुम्हें डाक तार का प्रबंध करते हो, तुम्हें भूमि का बंदोबस्त करते हो और कर वसूल करते हो। यानी आप डाक तार में भी आप ही हैं, भूमि का बंदोबस्त में भी आप ही हैं, करते हो और उन्हें कर वसूल के देते हो, वो भी आप ही है। वास्तव में प्रशासन के समस्त काम तुम ही करते हो। यानी भारतीयों को यह एहसास कराया कि प्रशासन के जो विभिन्न कार्य हैं वो आप लोग ही करते हो। यद्यपि अधिकतर की स्थिति में तुम्हें विचार करना चाहिए, क्या तुम इस प्रकार के कार्यों की उपेक्षा अपने राष्ट्र के लिए कोई और अधिक उपयोगी कार्य नहीं कर सकते हो? भारतीयों को ये बात कही कि तुम ब्रिटिश सरकार की जो कार्य है, गुलामी है, वही कार्य कर सकते हो, इसको छोड़ो और उसकी बजाय आप अपने राष्ट्र के लिए और अधिक उपयोगी कोई कार्य कर सकते हैं तो वो कीजिए। तिलक ने अन्य भाषण में कहा, यदि तुम में सक्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है तो क्या तुमने आत्मत्याग और आत्मसंयम की भी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने ही ऊपर शासन करने में विदेशी सरकार की सहायता न करो? यही बहिष्कार है और यही हमारे कहने का आशय है। यानी आप ब्रिटिश सरकार का त्याग करो।
बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र है। हम कर वसूल करने और शांति व्यवस्था करने में सहायता नहीं करेंगे। हम न्याय प्रशासन के संचालन में उनकी मदद नहीं करेंगे। वास्तव में यही बात कह रहे हैं कि हम न्याय संचालन, कर व्यवस्था और आदि जो ब्रिटिश शासन की जो व्यवस्थाएं बनी गई है उनमें अगर सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश सरकार को परेशानी होगी। वास्तव में तिलक ने लोगों को बहिष्कार का मार्ग और इसके राजनीतिक स्वरूप दिखलाकर स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त किया। यानी बहिष्कार, स्वदेशी और निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में तिलक ने बताकर भारतीय जनमानस में स्वराज्य के प्रति एक मार्ग प्रशस्त किया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। क्लियर? ये हो गया आपका स्वदेशी। यानी स्वदेशी वह मनसा वाचा कर्मणा से तिलक स्वदेशी थे, स्वदेशी माल से ही निर्मित और स्वयं द्वारा निर्मित कोशिश करते थे, वस्त्र ही पहनते थे। बहिष्कार यानी ब्रिटिश शासन है उनकी किसी भी वस्तुओं को न खरीदना बहिष्कार की बात थी। निष्क्रिय प्रतिरोध यानी ब्रिटिश अदालतों, उपाधियों, समारोह, नौकरियों को छोड़ना ही ये निष्क्रिय प्रतिरोध कहलाता है। अब नेक्स्ट जो आपके आता है सिलेबस का इम्पोर्टेंट भाग, राष्ट्रीय शिक्षा। तिलक के जो राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचार हैं उनको हम देखेंगे। क्लियर? राष्ट्रीय शिक्षा। देखिए, लोकमान्य तिलक एक महान शिक्षा शास्त्री थे और वे आगरकर जो उनके मित्र थे महाराष्ट्र में शिक्षा आंदोलन के प्रणेता थे। उदारवादी भारत में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेजी के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते थे। यानी उदारवादी जो ये बात मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में चलेगी, जो भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, और कृतज्ञता यानी एहसान मानते थे कि भारत में विदेशी शिक्षा अंग्रेजी चलती है। लेकिन तिलक इस दृष्टिकोण से असहमत थे। यानी तिलक जी इस बात से लेकर सहमत नहीं थे और उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था न तो छात्रों को देश की स्थिति का सही ज्ञान कराती है, न ही उन्हें जीविका के लिए तैयार करती है। तिलक का मानना था कि यह शिक्षा ऐसी है जिससे न तो छात्रों को सही देश की स्थिति का ज्ञान होता है, न ही उन्हें आजीविका यानी कमा कर खाने की बात के लिए तैयार करती है। यानी ये जो शिक्षा चल रही है इससे देश की बोलते हैं ना सही स्थिति का ज्ञान बच्चों को नहीं हो पा रहा है, और ना ही बच्चे इस काबिल हो रहे हैं कि वो आगे बढ़कर अपने जो जीवन है उनको सफल बना सके, उनके लिए कमाकर अपने परिवार का लालन पालन कर सके। तिलक के राष्ट्रीय शिक्षा के विचार के प्रमुख 4 पक्ष थे। यानी बाल गंगाधर तिलक जी के शिक्षा के जो विचार थे उनके 4 प्रमुख तत्व थे। पहला, शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित न रहे। यानी पहली बात उन्होंने क्या कही कि जनमानस के लिए शिक्षा को सुलभ बनाया जाए, यानी सरल बनाया जाए। ऐसी शिक्षा हो जो जन सामान्य भी ग्रहण कर सके, इतनी सस्ती हो जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित न रहे। यानी आम आदमी का बच्चा या आम आदमी भी अगर पढ़ना लिखना चाहे तो वह पढ़ लिख कर अपना काम चला सकता है। पहली, शिक्षा सुलभ होनी चाहिए। दूसरी, यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए। यानी यह भी ध्यान रखा जाए कि जो शिक्षा दी जा रही है वो भारतीयों द्वारा दी जाए और भारतीय उद्देश्यों को भी ध्यान में रखें, यानी उसके जो ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं वो भारतीय हों। क्लियर? चौथा, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास तथा उसके चरित्र का निर्माण को सुदृढ़ आधार बने। यानी शिक्षा कैसे हो कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास हो, उसका उज्जवल चरित्र हो, ऐसी शिक्षा हो। उज्जवल चरित्र की शिक्षा की बात, व्यक्तित्व विकास की शिक्षा की बात तिलक साहब करते थे। चौथा, शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे जनता को राष्ट्रीय जागृति एवं आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित करें। यानी शिक्षा नवयुवकों को इस प्रकार की दी जाए कि वह राष्ट्रीय जागृति यानी राष्ट्र का उत्थान कैसे हो वह बात करें, एक आंदोलन के लिए प्रेरित करें और लोगों को संगठित करें। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अपने भारतीय राष्ट्रीय हितों के लिए सदुपयोगी हो। क्लियर? ये 4 शिक्षा संबंधी विचार किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के। तिलक का कहना था कि पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं है। यानी पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं है, यानी आप पढ़ लिए लिख लिए, शिक्षा ये नहीं है। शिक्षा वही है जो जीविकोपार्जन के योग्य बनाए। यानी शिक्षा क्या है? जो
जीविकोपार्जन, यानी आप पर जी रहे हैं या अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो शिक्षा वह माध्यम बने जिससे वह जीविकोपार्जन कर सके। यानी तकनीकी शिक्षा और एग्रीकल्चर शिक्षा या अन्य किसी प्रकार की शिक्षा जो व्यक्ति को उसके जीवन को जीने में सहायता करे और उसे सुलभ बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूर्वजों का ज्ञान तथा अनुभव दे। इस दृष्टि से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की जोरदार वकालत की। बंगाल के राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाए जाने के पूर्व ही तिलक, आगरकर, चीप लूणकर के मन में इसकी एक रूपरेखा बन चुकी थी। तिलक का कहना था कि राष्ट्रीय शिक्षा से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकेगा, यानी शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए जिससे व्यक्तियों के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो। देशवासी मत मतांतरों के ऊपर उठकर संगठित हो सकेंगे, यानी जो ये मत चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर ये अलग अलग मत बन गए हैं, इनसे ऊपर उठकर होनी चाहिए जिससे सभी एक संगठित हो, देश की शक्ति बढ़ेगी। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा का एक ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जो व्यवहारिक था और देशवासियों को के सर्वांगीण विकास में सहायक था। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में समर्थ विद्यालय स्थापित किए। क्या किए? समर्थ विद्यालय। महाराष्ट्र में तिलक ने स्थापित किए। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा भारतीय पद्धति और पाश्चात्य पद्धति दोनों का समन्वय थी, यानी भारतीय पद्धति और पाश्चात्य, भारतीय प्लस पाश्चात्य दोनों का समन्वय तिलक की शिक्षा है, जिनमें दोनों बातों का समावेश है। राष्ट्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम की प्रमुख निम्न बातें थी। पहले, औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने, यानी औद्योगिक और प्राविधिक जो शिक्षा है वो पाठ्यक्रम का अंग बने, यानी पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, पाठ्यक्रम पर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी, जिसमें औद्योगिक बातें हो, प्राविधिक हो। क्लियर? तिलक ने सदैव इस बात के लिए आग्रह किया कि शिक्षा पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा को आवश्यक स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे यह व्यक्ति के जीविकोपार्जन का साधन बन सके। यानी औद्योगिक शिक्षा दी जानी चाहिए और प्राविधिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे क्या है कि वह व्यक्ति के जीविकोपार्जन का साधन बने। धार्मिक शिक्षा पर बल। क्या किया? धार्मिक शिक्षा पर बल। धार्मिक शिक्षा पर बल। क्लियर? तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था धार्मिक शिक्षा। तिलक धार्मिक शिक्षा पर बहुत जोर देते थे और कहा करते थे, किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वह उससे अनभिज्ञ है। यानी कोई भी व्यक्ति को उसके धर्म का अभिमान कैसे हो सकता है जब वह धर्म को जानते ही नहीं है। धर्म को अगर जानेगा जब तो उसे अभिमान होगा, बगैर जाने ही धर्म पर अभिमान कैसे होगा। धार्मिक शिक्षा का अभाव ही इस बात का एकमात्र कारण है कि देश भर में ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ गया। यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई, इसीलिए ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ गया। तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो कहते थे कि धर्म से झगड़े बढ़ते हैं। तिलक की मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलहों को दूर करने का श्रेष्ठ मार्ग है। यानी उन व्यक्तियों से उन तिलक को बड़ी परेशानी थी जो ये कहते थे कि जो धर्म की जो शिक्षा है उससे क्या है, संकीर्णता बढ़ती है और ये धर्म लड़ाई करवाता है। उसकी विपरीत तिलक क्या कहते थे कि यह धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलहों को दूर करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। धार्मिक शिक्षा से ही अनुशासन, अतीत के प्रति सम्मान का भाव उदय होता है। यानी आप धार्मिक शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अतीत के प्रति आपका ज्ञान बढ़ेगा और अतीत के प्रति सम्मान भी आपके मन में रहेगा। क्लियर? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, यानी शिक्षा किसमें दी जानी चाहिए? मातृभाषा में। तिलक ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। वे कहते थे, जो भी व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी बोलता है वह शिक्षित माना जाता है।
किंतु किसी भाषा का ज्ञान हो जाना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। यानी आप अंग्रेजी बोल रहे हो तो आपको सच्ची शिक्षा मिल गई, ये कोई जरूरी नहीं है। आप जानते हो ये बढ़िया बात है या नहीं है। किसी विदेशी भाषा को सीखने की ऐसी बाध्यता भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश में नहीं है। यानी भारत ब्रिटिश हुकूमत का अधीन था, तो ये मानते हैं कि ब्रिटिश शिक्षा से सीख लेना, ब्रिटिश अंग्रेजी सीख लेना, यही कोई विशेष बात नहीं है और ये भारत में जबरदस्ती लागू की गई है। अन्य देशों में ये लागू नहीं है। मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षा 7-8 वर्ष में प्राप्त की जा सकती है, उसमें अब 20-25 वर्ष लग जाते हैं। यानी अंग्रेजी सीखने में 20-25 वर्ष लग जाते हैं, वही मातृभाषा में शिक्षा 7-8 वर्षों में ही सीखी जा सकती है। अंग्रेजी हमें सीखनी ही है, पर उसकी शिक्षा अनिवार्य करने का कोई कारण नजर नहीं आता। यानी अंग्रेजी तो हमें सीखनी है पर शुरू से लागू कर दी जाए, ऐसा मुझे कोई कारण नजर नहीं आता। तिलक ने अंग्रेजी की महत्ता को स्वीकार किया, लेकिन उनका कहना था कि मातृभाषा को प्रधानता और अंग्रेजी को गौण स्थान दिया जाना चाहिए। यानी उन्होंने अंग्रेजी भाषा को स्वीकार तो किया कि हाँ भाई साहब ये बढ़िया है, ये ठीक है, किंतु मातृभाषा को उससे पहले स्थान दिया जाना चाहिए और अंग्रेजी शिक्षा को गौण स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसे तो हम सीखेंगे पर जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा में ही होना चाहिए। एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन, यानी एक भाषा एक लिपि। तिलक जी एक भाषा और एक लिपि की बात करते थे। भाषा भेद से विभाजित देश में देश की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि के महत्वपूर्ण तत्व को माना। तिलक जी ने यह कहा कि भारत में एक भाषा होनी चाहिए और एक लिपि होनी चाहिए, जिससे क्या है कि देश में एक संगठन हो, एकता हो। अतः वह पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। यानी देवनागरी लिपि स्वीकार करने की बात की। देवनागरी लिपि को उन्होंने हिंदी की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। तिलक जानते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं के सार्थक अपनी अपनी लिपि पर जोर देंगे, अतः उन्होंने देशवासियों से अपील की कि क्षेत्रीय हितों पर अंकुश लगाएं, समान लिपि की राष्ट्रीय आवश्यकता को स्वीकार कर देवनागरी को यह स्थिति प्रदान की जाए। यानी वह जो क्षेत्रीय हित थे, वो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनको कहा कि आप क्षेत्रीय हितों को थोड़ा सा धीरज रखिए और उसकी बजाय एक भाषा एक लिपि की बात उन्होंने कही, जिससे कि राष्ट्र एक संगठन बने और एकता की बात की जाए। रोमन लिपि अपनाने के सुझाव को हास्यास्पद बताकर उसका विरोध किया। यानी रोमन लिपि, अंग्रेजी लिपि को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उस पर उन्होंने हंसी की बात कह दी। ये तिलक जी की बातें थी। तिलक यह नहीं चाहते थे कि तात्कालीन परिस्थितियों में छात्र स्वाधीनता आंदोलन से अलग रहे। वे चाहते थे कि छात्र पढ़ना लिखना जारी रखें, लेकिन साथ ही अपने कुछ समय जनता की चेतना उत्पन्न करने और स्वदेशी तथा विदेशी बहिष्कार के महत्व का प्रचार करने में लगाए। यानी बालक भी जुड़े रहे पर वह स्वदेशी और बहिष्कार की बात भी लोगों तक पहुंचाए। तिलक शिक्षा को जन साधारण का सर्वोत्तम साधन मानते थे और उनका कहना था कि यदि भारत में स्वतंत्र देशी जैसी शिक्षा प्रणाली को अपना लिया जाए तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला देगा। राष्ट्रीय शिक्षा के अध्यापकों के लिए उनका संदेश था कि वे प्रतिभा और समर्पण की भावना को आदर्श मानकर चलें और शिक्षा के माध्यम से भारत के प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित करें। यानी शिक्षा के लिए उन्होंने शिक्षकों को भी एक संदेश दिया है कि वह शिक्षक कार्य कोई आजीविका कमाने के लिए नहीं है, वरन वह समर्पण और भावनाओं को आदर्श माने और चले और शिक्षा के माध्यम से भारतीयों के प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित करें। ये शिक्षा के माध्यम से ही बात कही गई थी। क्लियर? आगे राजनीतिक शिक्षा। तिलक के अनुसार अगली है राजनीतिक शिक्षा। तिलक के अनुसार शिक्षा युवकों को देश की सेवा और स्वाधीनता के लिए समर्पित करने का माध्यम थी। अतः उनके अनुसार राजनीतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग थी।
वे राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से युवकों को देश की परिस्थितियों से परिचित करवाकर उनमें स्वाधीनता का संकल्प जगाना चाहते थे। यानी तिलक जी क्या कहते थे कि ये जो शिक्षा है, राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से देश के युवकों को देश की स्थिति का ज्ञान करवाना चाहते थे, जिससे उन युवकों में स्वाधीनता का संकल्प ले, वह युवक स्वाधीनता का संकल्प ले और देश में ऐसी व्यवस्था लागू करे जो स्वाधीन हो। क्लियर? यानी शिक्षा ही एक बहुत बड़ा माध्यम है। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत शिक्षित युवक जनसाधारण का कार्य भली प्रकार कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत कोई भी कार्य भली प्रकार से हो जाएगा। जनमत, जनशक्ति, जनसंपर्क, पत्रकारिता की शक्ति में भी उनका विश्वास था। तिलक ने अपने चिंतन और कार्यकलापों में जनमत, जनशक्ति को सदैव विशेष स्थान दिया। यह निश्चित मत था कि जनता में बड़ी शक्ति होती है, निरंकुश शासन भी जनता से भय खाते हैं। उन्होंने 1891 में केसरी में लिखा है, शासक अत्याचारी हो जाते हैं क्योंकि जनता अपनी शक्ति नहीं जानती। अगर जनता एक हो जाए तो शासक उसके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। और उन्होंने यह लेख केसरी में बार बार लिखे। किसानों, मजदूरों, कारीगरों, जुलाहों, भीलों, छोटे दुकानदारों आदि की सुरक्षा तथा उन्नति के लिए चिंताएं व्यक्त की गई तथा उन्हें शिक्षित वर्ग का संदेश दिया गया कि आप अपने आप को साधारण जनता से अलग न समझिए, झोपड़ियों तक जाकर साधारण व्यक्ति की स्थिति में सुधार कीजिए और उन्हें संगठित कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता की तरह तिलक का भी विश्वास था कि राष्ट्रीय संदेश का प्रचार करने के लिए समाचार पत्र बहुत उपयोगी शक्तिशाली माध्यम है। उन्हीं पत्रों में केसरी और मराठा जनसाधारण की दिशा में बहुत उल्लेखनीय कार्य करते थे। क्लियर? ये तिलक जी के बारे में हो गए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक जी का योगदान। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग 1915 से प्रारंभ हुआ। गांधी युग प्रारंभ होने के पूर्व 25 वर्षों तक राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक चेतना में यदि किसी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा तो निश्चित रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में गांधी जी के आगमन से पूर्व व उदारवादियों के बाद अगर भारतीय राजनीति में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा या राजनीति में कोई आदमी रहा तो वह मात्र एक बाल गंगाधर तिलक थे। व्यक्तित्व और चरित्र का उदाहरण, उन्होंने मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कथनी से अधिक करनी अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। यानी उनका मानना था कहना ही नहीं करना भी महत्वपूर्ण होता है और वही ज़्यादा कारगर साबित होती है। और इस आधार पर उन्होंने कहा जा सकता है कि भारतीय जनता को तिलक का सबसे बड़ा योगदान उनका व्यक्तित्व और चरित्र था। उसमें उद्देश्यों की दृढ़ता, इच्छा शक्ति, प्रबलता और कमजोर शरीर से वज्र के समान कठोर आत्मा आदि सब कुछ था। और इन सबके मूल में था जीवन का ध्येय, यानी देश की स्वतंत्रता के प्रति अड़िग भक्ति। सरकार ने प्रतिरोध की भावना से उन्हें कठोर दंड दिए गए। उन्हें इन सब कष्टों को सहन किया और शांत भाव से सहेजा। नेक्स्ट, दिनकर जी ने इनके बारे में कहा, दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। वस्तुतः वे गीता के अर्थ में विभूति थे। भारत में राजनीतिक चेतना आग्रह करने और देश की मुक्ति में तिलक के व्यक्तित्व एवं चरित्र का बड़ा भारी योगदान था। क्लियर? ये तिलक जी ने देश को एक संदेश दिया, उनका योगदान दिया कि वह एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और आदि बातों का उन्होंने जनता से बार बार आह्वान किया और देश की जनता में एक जनमानस में एक अपनी मजबूत पकड़ बनाई और देश को स्वाधीनता कराने में लोग अपने विचारों को जन जन तक केसरी और मराठा के माध्यम से भेजा। क्लियर? वह एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे, आर्थिक सामाजिक न्याय के प्रेरणा थे। इसीलिए राम गोपाल के अनुसार महात्मा गांधी ने तिलक की मृत्यु के बाद जितने आंदोलन किए वे सब तिलक से पहले ही किए गए थे। लगान न देने का आंदोलन, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, शराबबंदी, स्वदेशी, इन सब का सर्वप्रथम प्रचार तिलक ने ही किया। वे आगे लिखते हैं, उनका जीवन दिव्य जीवन था। उनके देशवासियों ने उन्हें न केवल लोकमान्य की उपाधि दी वरन तिलक भगवान कहकर भी पुकारे जाते थे। वे चारों ओर से अंधेरों में प्रकाश ज्योति के समान थे। वस्तुतः वह गांधी ने गोखले को अपना गुरु माना, लेकिन जन सामान्य उनके क्रियाकलापों में तिलक के ही दर्शन करता है। यानी महात्मा गांधी ने जो कार्य किए
उनके सभी कार्यों में जो किए गए थे संपादित, वो सबसे पहले तिलक जी ने किए थे। स्वदेशी बहिष्कार, शराबबंदी, कर न देना, लगान न देना आदि बात जो महात्मा गांधी ने की थी वह उन्होंने पहले ही कर दी थी। और 1920 में इस महान विभूति का देवलोकागमन हो गया था। इसके बाद गांधी जी को इस बात को लेकर धक्का लगा था। तो आपकी ये बाल गंगाधर तिलक के शिक्षा संबंधी विचार और बाल गंगाधर जी तिलक का चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।